हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और साथ में सेफ भी होंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आज से आपके दोनों क्लासेस के नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम पहले क्लास 11th की क्लास आ गई है आज मंडे को। अब हम इसमें अपना चैप्टर सेकेंड सीखेंगे, जो कि क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और इसी तरीके क्लास 11th का दूसरा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है। अब आइए हम समझते हैं कि रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं। अब उसके पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 1000+ पहुंचाना है और इसके लिए आप लोग जितनी मेहनत करें प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 1000+ पहुंच जाए। जैसे कि मैं आपके साथ मेहनत करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ पूरी तरह से लग जाइए। अपने सारे दोस्तों भाई बहनों को शेयर कर दीजिए वीडियोस की लिंक और उन्हें बता दीजिए कि क्लासेस टोटली फ्री चल रही हैं। उसके अलावा मैं, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जल्दी ही कोशिश कर रही हूँ मैं कि क्लास 10th के लिए क्लासेस और उसके साथ में आपके लिए लाइव क्लासेस लाऊं। तो लाइव क्लासेस लाना तो तभी संभव है जब हमारे पास लैपटॉप हो, तो मैं जल्दी ही कोशिश कर रही हूँ लैपटॉप परचेज करने की भी। और उसके अलावा क्लास 10th की जो क्लासेस हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि क्योंकि 10th का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो मेरी कोशिश है कि सितंबर से आपको 10th की क्लासेस भी मिलने लगेंगी, क्योंकि इधर अगस्त में मेरा पेपर है और उसके बाद में सितंबर से आपको क्लासेस मिल सकती हैं। तो तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो हम मूव करते हैं अपनी स्टडी की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर सेकेंड क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस यानी कि संबंध, फंक्शंस यानी कि फलन। अब आप सोचेंगे, अभी तक आपने बहुत सी रिलेशंस देखी हैं, फ्रेंड्स की रिलेशन, आपके मम्मी पापा से आपके रिलेशंस, आपके दादी दादा से आपके रिलेशंस, इसी तरह से बहुत सारी रिलेशंस हमने देखी है। लेकिन पहली बार हम मैथमेटिकल रिलेशंस देखने जा रहे हैं, जो रिलेशंस किस पर डिफाइन होती है, फंक्शंस पर। अब ये फंक्शन क्या होते हैं, फलन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होती है, हम अपनी इस क्लास में आज समझेंगे। तो सबसे पहले संबंध तो तभी बनेंगे जब आपको पहले फलन पता होगा। तो फलन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि फलन को हम fx या fy से डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम ऐसा लिख देते हैं, ये जो आपका लिखा हुआ है ये सब आपके इसी चैप्टर के काम का है। जैसे हमने लिख दिया f of x या फिर कैपिटल F of y, या इसको आप स्मॉल fx और स्मॉल fy भी लिख सकते हैं। अब f का मतलब होता है फंक्शन ऑफ, और जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा होता है वो है, जैसे x लिखा है तो फंक्शन ऑफ x, y लिखा है तो फंक्शन ऑफ y। चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल F और स्मॉल f जो है ये केवल डिनोटेशन है कि हाँ ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि वैसे तो फंक्शन का आप नॉर्मल मेथड जानते होंगे, शादी ब्याह। मतलब आप जानते हैं कि किसी के यहाँ शादी ब्याह बारात तिलक मुंडन कुछ भी है तो आप सोचते हैं कि उनके यहाँ फंक्शन है। लेकिन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक काम होता है। कोई भी काम जब हो रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, ये चीज़ फंक्शनिंग है, यानी ये काम कर रही है। और कोई भी काम हो रहा होता है तो उसको ही हम फंक्शन कहते हैं। तो आप जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा गाँव में कहते हैं कि उनके घर में कुछ काम काज है, और उसी काम काज को हम इंग्लिश में क्या करते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो जब भी मैथ्स में कोई ऐसा x से y से रिलेटेड, या जैसे इस बार आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, सेट से रिलेटेड, समुच्चयों से रिलेटेड आप फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी समुच्चयों पर कुछ हम काम करते हैं अलग तरह से, उनकी कुछ संक्रिया करते हैं, तो वही क्या बन जाते हैं, फंक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने दो समुच्चयों का गुणा किया, या जैसे कि 12th में एक चैप्टर है मैट्रिक्स, उसमें हमने दो मैट्रिक्स का गुणा किया। तो इस तरह से क्या करें, हम कुछ ना कुछ उस पर काम कर रहे हैं और वही काम क्या होता है, एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें फंक्शन में क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। अब आपका चैप्टर है संबंध एवं फलन, यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब इसमें सबसे पहला जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अभी तक आपने क्लास
9th में या 10th में, 9th 10th अब दोनों में है शायद, कार्तीय तल नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि आपका ज्योमेट्री में आता है। एक तरह की वो ज्योमेट्री मानी जाती है, वो 2D ज्योमेट्री होती है, द्विविमीय ज्यामिति। उसी द्विविमीय ज्यामिति में आपने कार्तीय तल नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना है, यानी कार्तीय रूप से इनका गुणा करना है। अब कार्तीय रूप से क्या होता है, कार्तीय तल क्या होता है, वो तल, यानी एक, जैसे कि हमारा ये बोर्ड है तो ये क्या है, एक तरह का तल है। तल मतलब एक सतह है, एक सपाट, जिसे आप समतल भी कह सकते हैं, एक समतल है। और उसी समतल पे देखिए हमने ये डायग्राम बना दिया है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें लंबाई में भी दी गई, यानी कुछ रेखाएं क्षैतिज खींची गई हैं, जबकि कुछ ऊर्ध्वाधर खींची गई, यानी कुछ हॉरिजॉन्टल खींची गई हैं और कुछ वर्टिकल खींची गई हैं। तो एक ऐसा तल जिसपे हम लाइंस को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसी को हम कार्तीय तल कहते हैं। अब इसका कार्तीय रूप से गुणा कैसे हो सकता है, अब आप जानते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो इस वजह से मैं आपको जो संडे और सैटरडे स्पेशल सेशन होते थे वो नहीं दे पा रही थी। लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको गुणा करने के बहुत अच्छे से ट्रिक्स सिखाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, और वो क्या होंगे, मतलब बिल्कुल अलग ही टाइप के होंगे, जैसे कि आपने कभी नहीं पढ़े। यानी अभी तक आपने गुणा करना कैसे सीखा है, नंबर्स को लिखकर, लेकिन हम लाइंस में लाइन बना करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं ये मैं कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में देने की, मतलब कि जो इस बार की सैटरडे संडे की क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूंगी आपको ये क्लास देने की, ठीक है। तो हम अपनी जो हमारा गुणा होता है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, उसे हम तल पर भी कर सकते हैं। और यही जब तल पर किया हुआ गुणा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं या कार्तीय गुणन कहते हैं। अब कैसे किया जाता है, जैसे कि हमारे पास दो तरह के सेट हैं, एक है सेट हमारा कैपिटल P और दूसरा सेट है कैपिटल Q। अब ये दोनों तरह के सेट, जो हमारा कैपिटल P सेट है और कैपिटल Q सेट है, ये दोनों अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कि P में भी कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए और Q में भी कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तभी हमारे सेट नॉन एम्प्टी होंगे। अगर इन दोनों सेट्स का हम गुणा करें, यानी कि कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्या आता है, यही हमें समझना है इसमें। देखिए, एक आपका सेट है P, एक है Q। डेफिनेशन बहुत लंबी होने वाली थी इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, पर मैं आपको पूरा समझा रही हूँ। कैपिटल P और कैपिटल Q को जब आप गुणा करेंगे तो वो किस तरह से सेट होगा, एक मतलब आपका जो रिजल्टेंट समुच्चय बनेगा, ये आप देख रहे हैं कि ये आपके करली ब्रैकेट लगे हैं, और करली ब्रैकेट लगे होने का मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आएगा वो भी समुच्चय ही होगा, यानी कि वो भी एक सेट होगा। तो उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, P, Q एलिमेंट होंगे। P, Q मतलब जो एलिमेंट आपके P में होंगे और जो एलिमेंट आपके Q में होंगे उन्हीं को हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स किस तरह से करेंगे ये हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। बस आपको ये समझना है कि एक एलिमेंट P का और कॉमा लगाकर एक एलिमेंट Q का लिखेंगे, जहां पे जो P एलिमेंट होगा, यानी हमने यहाँ पे स्मॉल p को दिखा दिया, यानी हमने दिखा दिया कि जो स्मॉल p एलिमेंट है वो P से लिया गया है और जो स्मॉल q एलिमेंट है वो कैपिटल Q से लिया गया है। यानी एक एलिमेंट हम P का ले लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम Q का ले लेंगे और दोनों को मिक्स करके अपना सेट हम तैयार कर लेंगे। अब इसी में एक दूसरी कंडीशन है, यानी जैसे इसी कंडीशन में हमने पहली कंडीशन क्या ली थी कि कैपिटल P और कैपिटल Q दोनों क्या होने चाहिए, अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, यानी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब अगर इन्हीं में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो या दोनों सेट एम्प्टी सेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका P या Q में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट है या फिर दोनों सेट एम्प्टी सेट है, तो क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में फिर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इस वजह से इनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो सकता है। और मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है लेकिन वो जो आंसर आता है, आंसर में भी एम्प्टी सेट ही आता है। यानी P या Q में से कोई एक भी रिक्त समुच्चय होने की स्थिति में क्या होगा, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ और उसके साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि वास्तव में इसे अप्लाई कैसे करते हैं। ये तो अभी आपने एक प्रॉपर मोटा आइडिया ले लिया है, अब इसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से इसे किया जाता है।
हाँ तो बच्चों चलिए हम चलते हैं और जल्दी से समझते हैं कि हम किस तरह से जो हमारा सेट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है इसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेट्स में हमने क्या किया था, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह की चीज़ें सीखी थी, लेकिन अभी इनका जोड़ और घटाना, गुणा करना नहीं सीखा था। तो यहाँ पर आपको गुणा करना सिखाया जा रहा है। अब जैसे कि हमारा डायग्राम जिस भी चीज़ से रिलेटेड है मैं उन्हीं सेट को ले लेती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है कैपिटल P। अब इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं स्मॉल a एंड स्मॉल b। दूसरा सेट है हमारे पास कैपिटल Q जिसमें तीन एलिमेंट हैं L, M, N। ये तीन एलिमेंट हैं। तो अब अगर हमें P इंटू Q निकालना हो, P इंटू Q निकालना हो तो इसमें क्या आएगा। ठीक है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको 1 या 2 नंबर में दिए जाएंगे, वैसे तो एक ही नंबर में दिए जाएंगे कि P इंटू Q क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, P और Q के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें आपस में मर्ज करके उस सेट को बनाना होता है। यानी जो P इंटू Q होता है वो कैसा सेट होता है, P इंटू Q इज इक्वल्स टू, सेट बनाने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाने हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट तो हमारा पूरा होल ब्रैकेट लगेगा, एक छोर से शुरू होगा और दूसरे छोर पर खत्म होगा। ठीक है, लेकिन उसके बीच में हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं उन्हें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करके लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब हमने पहला अपना स्मॉल ब्रैकेट लगाया और इसमें पहला एलिमेंट आप P का ले लेंगे और दूसरा एलिमेंट आप Q का ले लेंगे। फिर पहला एलिमेंट आपने P का ले लिया और दूसरा वाला Q का अगला एलिमेंट ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसी तरह A का आपने पहला एलिमेंट, मतलब P का पहला एलिमेंट A ले लिया और इसका तीसरा वाला आखिरी एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब इसी तरह अब A का L से भी बन गया, A का सेट M से भी बन गया और A का सेट N के साथ भी बन गया। अब हम मूव करते हैं अगले एलिमेंट पर। P में अगला एलिमेंट है B, तो B का L के साथ एक सेट बनेगा, दूसरे एलिमेंट में B के साथ N होगा, M होगा और तीसरे में B के साथ N होगा, B के साथ N होगा। अब ये आपका जो सेट होगा यही हमारा P इंटू Q होगा। अब इस प्रोसीजर को समझते टाइम आपको शायद ये चीज याद आई हो, जैसा कि आपने बचपन में करना सीखा है A प्लस B इंटू A माइनस B। इस तरह से जब हम क्लास 6th या 7th में पहुंचते हैं तो हमें बीजीय व्यंजकों का गुणा सिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि आपको टीचर ने कैसे बताया होगा, पहले इस A का मल्टीप्लिकेशन A से होगा, A स्क्वायर बन जाएगा, फिर इस A का इस B से होगा तो प्लस A और माइनस B मिलकर माइनस AB बन जाएगा। अब A का A से भी हो चुका, A का B से भी हो चुका, तो अब A का काम खत्म। अब B का A से होगा तो प्लस B और प्लस A मिलकर प्लस BA बन जाएगा, फिर प्लस B और माइनस B का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस B स्क्वायर बन जाएगा, प्लस AB माइनस AB कैंसिल होकर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनता था, जिसे हम A प्लस बी इंटू A माइनस B में भी लिख सकते थे। तो मैंने आपको ये क्यों बताया कि एक बार A का गुणा A से, फिर A का B से। अब जब दोनों से हो चुका तो A को छोड़ के फिर B का गुणा A से, B का B से। अब उसी तरह आप भी यहाँ देख रहे हैं, पहले A का गुणा L से, फिर M से, फिर N से। लेकिन आपको यहाँ पर गुणा नहीं करना है क्योंकि हमारा सेट है, इसमें गुणा और भाग ऐसे टाइप की चीज़ें लिखी नहीं जाती। यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट में कॉमा लगाकर A इंटू L, A इंटू M, A इंटू N इस तरह से नोट कर लेंगे। जब A का तीनों के साथ हमारा जो फंक्शन था वो हो गया तो अब हमें वही फंक्शन B के साथ अप्लाई करना है। B का L के साथ फंक्शन, B का M के साथ फंक्शन और B का N के साथ फंक्शन। अब यही हमारा फंक्शन हो गया, यानी इसमें हमने क्या किया, कुछ काम किया। A का L के साथ कुछ रिलेशन बनाई, B की M के साथ बनाई, N की L के साथ बनाई, इस तरह से हमने कुछ रिलेशन बनाई। और रिलेशन बनाने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई किया। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन है। फंक्शन बनाने में कुछ ना कुछ रिलेशन निकल आती है और रिलेशन बनाने के टाइम कोई ना कोई फंक्शन करना ही पड़ता है।
ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे कि दो लोगों की रिलेशन बनती है, जब शादी होती है तो कोई ना कोई फंक्शन होता ही होता है और आप बढ़िया उसमें मजे करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जाम आपके मजे लेता है और रिलेशन और फंक्शन इनके बीच में बनती है और काम सारे आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेशन और फंक्शन सॉल्व करना होता है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इधर भी समझते हैं। पहले आप इधर भी समझ लीजिए कि हमने कैसे इसे किया। देखिए इधर हमने मान लिया ये हमारे ए और बी हैं। ए और बी का मतलब ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, पी हो गया। और इधर एल, एम और एन है। अब इनको आमने सामने मैंने दोनों तरफ लिख लिया है। आप चाहे तो एक तरफ भी लिख सकते हैं, पर मैंने आपको समझाने के लिए दोनों तरफ लिख दिया ताकि आप समझ जाए कि जो ये वाला पार्ट है, यानी जो ये वर्टिकल वाला यानी ऊर्ध्वाधर वाला पार्ट है, ये हमने एल, एम, एन के लिए ले लिया है, यानी कि ये कैपिटल क्यू है। और जो क्षैतिज पार्ट है जिसमें हमने ए और बी को लिख लिया है, ये कैपिटल पी है। अब आप अगर इन सबको जोड़ना चाहें, ठीक है, मैं इसको इरेज करके आपको एक बार अच्छे से फिर से बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक आपका दोस्त ए है, एक आपका दोस्त बी है, ठीक है, एक कोई दोस्त एल है, एक एम है और एक एन है, और वो इस स्थिति में खड़े हुए हैं। यानी ये आपका एक ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है और इसमें एक तरफ इधर एल, एम, ए और बी खड़े हैं और इधर लंबाई में ए, बी खड़े हैं और चौड़ाई में एल, एम और एन खड़े हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन बच्चों को आपस में कनेक्ट करना है, वो भी सीधी लाइनों से। यानी कहीं पे भी आप इसे ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते, वैसे है तो ये भी सीधी लाइन, लेकिन आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाते हुए सबको कनेक्ट करना है। जैसे कि अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी में जब बच्चों को खड़ा किया जाता है, या इस समय तो सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा रही थी तो क्या होता था, एक ब्लॉक बना दिया जाता था और सब लोगों को दूर दूर खड़ा किया जाता था। तो यानी हमें क्या करना है, ब्लॉक बना करके इनके बीच की दूरी को नापना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक लाइन ए के आगे खींच देंगे और एक बी के आगे खींच देंगे, जो कि सीधी नहीं खींची है। हाँ, ये हमने खींच दी ए के आगे और एक खींच दी बी के आगे। अब इसी तरह से हम एक एल के आगे खींच देंगे, एक एम के आगे खींच देंगे और एक एन के आगे खींच देंगे। अब जहां पे इन दोनों लाइन के कटिंग पॉइंट्स हैं, यानी दोनों लाइन आपस में मीट करेंगी, मिलेंगी, जहां पर वही क्या होगा, वही ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या जहां पर ये, अब देखिए ये आप जानते हैं कि ये एक तरह का ट्रायंगल बन गया। अब इसमें ए और एल के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी और यहां से इन दोनों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनता है। अब इसमें क्या होता है आप जानते हैं, देखिए अब ए का गुणा एक बार एल से हो रहा है, फिर ए आगे बढ़ा तो सामने एम पड़ा, फिर ए आगे बढ़ा तो सामने एन पड़ा, यानी यहां पर ए एल आ गया, यहां पर ए एम आ गया और यहां पर ए एन आ गया। उसी तरह बी चला, यहां पर एक बार सामने एल पड़ा तो बी का गुणा एल से हो गया, फिर बी थोड़ा और आगे बढ़ा तो सामने एम पड़ा, यानी बी का गुणा एक बार एम से हो गया। अब इसी तरह बी और आगे बढ़ा तो एक बार एन पड़ा, यानी बी का गुणा एन से हो गया। यानी ये डायग्राम हमें क्या दिखाता है कि हर बार पी के हर एलिमेंट का एल के हर एलिमेंट के साथ एक बार फंक्शन किया जाता है। अब फंक्शन में आपको क्या करना होता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं लगाना होता है, वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हमारा केवल यहां पर लगता है P इंटू क्यू जब हम लिखेंगे। उसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं उनको हमें क्या करना होता है, कॉमा लगा कर छोटे ब्रैकेट्स में लिखना होता है। यानी पहला जैसे फंक्शन होगा ए एल का, तो ए कॉमा एल एक ब्रैकेट में, फिर ए का एम से ए कॉमा एम, ए का एन से ए कॉमा एन, इस तरह से इन्हें हमें सेट करना होता है। तो आप क्या कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम एक दो और एग्जांपल्स देख करके इसे अच्छे से समझ लेते हैं। फिर इसके बाद में आई थिंक आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बाद में डायरेक्ट हमें अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल दे करके समझते हैं कि कैसे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम कैपिटल P को एज्यूम करेंगे 1 2 3 और कैपिटल Q को एज्यूम करेंगे
5 6 8। ठीक है, और अब इस बार भी हमें क्या निकालना है, P क्रॉस Q निकालना है। अब चलिए हम इसे लगाना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि P क्रॉस Q को कैसे निकाला जाता है, कि एक सेट होता है, तो सेट है तो सबसे पहला हमारा जो काम है क्या है, हमें कर्ली ब्रैकेट लगा लेना है। अब इसके बाद में P के एक एक एलिमेंट को Q के एक एक एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, यानी P के एक एलिमेंट का फंक्शन Q के एक एलिमेंट के साथ होगा। तो पहली बार में हम P का पहला एलिमेंट लेते हैं 1 और उसका Q के सभी एलिमेंट्स के साथ फंक्शन कर दिया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, P का दूसरा एलिमेंट लेंगे और उसका भी Q के सारे एलिमेंट्स के साथ फंक्शन करेंगे। फिर इसी तरह P का हम थर्ड एलिमेंट लेंगे और उसका भी Q के सभी एलिमेंट्स के साथ फंक्शन करेंगे। तो P का पहला एलिमेंट है 1 और Q का पहला एलिमेंट है 5। अब इन दोनों का फंक्शन हो गया। अब P का पहला एलिमेंट है 1 और Q का दूसरा एलिमेंट है 6, इन दोनों का भी फंक्शन हो गया। अब P का पहला एलिमेंट है 1 और Q का आखिरी एलिमेंट है 8, इन तीनों का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 1 का 5 से भी हो गया, 1 का 6 से भी हो गया, 1 का 8 से भी हो गया। तो अब 1 का काम खत्म। अब इसके बाद हम मूव करेंगे P के नेक्स्ट एलिमेंट पर। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 का फंक्शन एक बार 5 से होगा, फिर इसी तरह 2 का एक बार 6 से होगा और फिर लास्ट में 2 का 8 से होगा। अब 2 का फंक्शन भी Q के सभी एलिमेंट्स के साथ हो चुका है। अब लास्ट हमारा जो P का लास्ट एलिमेंट है 3, इसका बारी बारी से Q के सारे एलिमेंट्स के साथ फंक्शन होगा, 5 के साथ, 6 के साथ और 8 के साथ। अब आप देख रहे हैं कि P का कोई भी ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं बचा है जिसका Q के किसी एलिमेंट से फंक्शन ना हुआ हो, और ना ही Q में कोई ऐसा एलिमेंट बचा है जिसका P के किसी एलिमेंट से फंक्शन ना हुआ हो। तो इसका मतलब है कि यही सेट हमारा क्या है, P क्रॉस Q है या P इंटू Q है, या यही सेट हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, यानी कि समुच्चयों का कार्तीय गुणा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपकी जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यानी इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, हम उस पर मूव करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, आपको कोई और दूसरी चीज सीख करके उसे नहीं लगाना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज का पूरा बेसिक तैयार कर चुके हैं। पूरी एक्सरसाइज हमारी 2.1 जो है वो एक ही चीज़ पर बेस्ड है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो उसे हमने अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए चलते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज को लगाते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी है 2.1 और उसका पहला क्वेश्चन है, इफ x by 3 plus 1, y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 minus 1 by 3, then find the value of x and y। अब आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, इधर आप क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट में x, y इस तरह से इसे लिखा जाता है। तो इधर क्या कर दिया गया है, x और y के टर्म में आपको वही चीज दे दी गई है और इधर उसे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक बार मैं इसे हिंदी में भी पढ़ दूं क्वेश्चन। यदि x बटे 3 प्लस 1, y माइनस 2 बटे 3 बराबर 5 बटे 3 हो तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कॉमा लगा है, कॉमा के इधर वाला पार्ट जो है वो हमारा पहला पार्ट होता है, जिसे हम x भी कहते हैं। फंक्शन में आपको कभी कभी फंक्शन x, y इस तरह से भी मिलेगा, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कुछ इक्वेशन आपकी इस तरह होती है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो आपने 6th से लेकर 8th तक लगभग पढ़ी होंगी। फिर आपने बड़े क्लासेस में कुछ ऐसी इक्वेशंस भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ पर आपकी इक्वेशन में केवल x था, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ x, यानी पूरी इक्वेशन जो है x पर ही बेस्ड है, तो ये x का एक फंक्शन है।
यानी x का एक व्यंजक है या x का एक एक्सप्रेशन है। और जबकि दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें x के साथ साथ एक और अचर पद है, यानी एक और वेरिएबल है जिसे हम y कहते हैं। तो x और y दोनों होने की वजह से इसे f(x, y) कह सकते हैं। यानी इस बार हमारा फंक्शन जो है वो x के साथ साथ y का भी फंक्शन है। तो इसी तरह जो हमारा पहला मतलब जब भी हमको कभी कोई कॉमा में इस तरह मिलता है 1,3, तो जब आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा, जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी या जब आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा आपको इस तरह से वैल्यूज दी जाती थी। तो उसमें आप इसे x अक्ष का निर्देशांक मानते थे और इसे y अक्ष का, यानी ये आपका x एक्सिस का सिंबल होता था और ये y एक्सिस का। तो हमेशा क्या होता है, पहला वाला जो सिंबल होता, जो आगे की संख्या होती है वो x से रिलेटेड होती है और जो पीछे वाली होती है वो y से होती है। तो यहाँ तो आपको साफ साफ x दिख रहा है और यहाँ पीछे साफ साफ y दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको बिना बताए ही समझ जाना है कि जो 5/3 है वो x से रिलेटेड है और जो 1/3 है वो y से रिलेटेड है। तो इसी हिसाब से हमें इसका कंपैरिजन भी करना है। हमें क्या करना है, हम पहले x वाले का कंपैरिजन करेंगे, फिर y वाले टर्म का कंपैरिजन करेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं आफ्टर कंपेयरिंग इट वी गेट, या हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, इसका तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ कि क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले आगे आपको दिया है x/3+1 सॉरी x/3+1 इज इक्वल्स टू, इधर आपको दिया है 5/3। ये एक इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप दूसरी इक्वेशन नोट करने से पहले इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर हम 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर इसे 1 लिख सकते हैं। जैसे आप 1 को 1 × 1 भी लिख सकते हैं, उसी तरह से 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x/3 + 1/1 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 का मल्टीप्लीकेशन x से करना है तो x आएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करना है, यानी हम इसे किस तरह करते हैं, जैसे ये x/3 है और ये 1/1 है और बीच में प्लस लगा है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और नीचे वाले का, दोनों का आपस में। तो पहले x का मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा, x आएगा, फिर 3 का 1 से होगा 3 आएगा, और फिर 3 का 1 से नीचे होगा तो 3 आएगा, और इधर आपका इक्वल टू में क्या है 5/3। अब क्योंकि दोनों के बेस में 3 है तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिल गया, x + 3 = 5। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आ जाएगी 5 - 3, यानी x = आ जाएगा 2। यानी पहली हमारी इक्वेशन आ गई, यानी पहली इक्वेशन नहीं आ गई, पहली हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसी तरीके से दोबारा जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, y - 2/3 = 1/3। अब इसको भी हमें इसी तरह सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर आपको x के अपॉन में 3 दिया था और यहाँ पर 1 दिया था, अब यहाँ पर y के अपॉन में कुछ नहीं है तो अब y के अपॉन में 1 मान लेंगे। 3 का y से मल्टीप्लीकेशन होगा 3y, 1 का 2 से होगा -2 अपॉन 3 और 1 का होगा 3 = 1/3। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, नहीं अब दिख रहा होगा, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 3 और 3 कॉमन है इसलिए हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 3y - 2 = 1। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3y = तो यहाँ पर +1 है और -2 जब उधर जाएगा तो -2 भी +2 हो जाएगा। तो पहले से 1 है और 1 में 2 और ऐड हो गया तो 3 हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y = भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x = 2 आया और y = 1 आया। अब आप इन दोनों को लिख लीजिए, ये x वाला पार्ट है और ये y वाला पार्ट है, और इन दोनों को चाहे तो आप लिख लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है
कि क्या हम क्लास को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि क्या हम अपनी क्लास को लगभग जैसे 30 मिनट की लगभग क्लास होती है, 20 से लेकर 30 मिनट, क्या हम उसे 40-45 मिनट तक पहुंचा सकते हैं? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर आप ऐसा बताएंगे तो मैं क्लास को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करूंगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है? इफ सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। हिंदी वालों के लिए, यदि सेट ए में 3 अवयव हैं और बी बराबर 3, 4, 5 है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, आपको ये बताना है। अब इधर दिया हुआ है कि ए में 3 अवयव हैं, यानी 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। और इधर बी में आपको दिया हुआ है, बी का तो सीधा आपको सेट ही पूरा दे दिया 3, 4, 5। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपके पास 3 अवयव हैं, यानी एक सेट में आपको अवयवों की संख्या पहले से दे दी है और दूसरे सेट के आपको सीधा अवयव को ही दे दिया, यानी कि सीधा सेट ही आपको दे दिया गया है। तो आपने देखा कि पहले सेट में भी हमारे 3 अवयव हैं और दूसरे में भी 3 अवयव हैं। अब हम जानते हैं कि जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा, ए के सभी अवयवों का गुणा हम बी के सभी अवयवों के साथ करेंगे। यानी ए का पहली बार 1 लेंगे, फिर बी के 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर बी के ए वाले के दूसरे के साथ में बी का पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ए के तीसरे वाले के साथ बी का पहला, दूसरा, तीसरा, सबका गुणा होगा आपस में। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 चीजें हैं और उनका हमें 3 ही चीजों से गुणा करना है, तो कितने अवयव बनेंगे, यानी कितने जो आंसर आएंगे वो कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। यानी जैसे आपके पास 3 पैकेट बिस्किट हैं और एक पैकेट बिस्किट की कीमत भी 3 रुपए है, तो आप 3 पैकेट बिस्किट की कीमत जब चुकाएंगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 9, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। तो उसी तरह से हमें क्या समझना है कि जब भी ए क्रॉस बी निकालना है, तो उसमें जब अवयवों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करना हो, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होगा और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी होगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो जब हम ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कैसे नोट कर सकते हैं, आगे आप किसी भी सेट के आगे आप स्मॉल n लगा दीजिए, तो वही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है, इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 9 एलिमेंट्स। या हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से बस 9 अवयव लिख सकते हैं, यानी n इंटू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, 3 × 3 बराबर 9 अवयव होंगे। बस यही आपका आंसर है। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप अपने लास्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आज की क्लास आपकी यहीं तक। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और हमारी कोशिश रहेगी कि 3 से लेकर 10 नंबर तक के आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से बड़े हैं, उसके अलावा बाकी सभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इन्हें जल्दी से 2 क्लासेस में ख़त्म कर दिया जाए। और आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, कुछ चेंजेस आपको करने हैं या नहीं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के बारे में आप क्या चाहते हैं, और मेरी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 1000 प्लस कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।